हे गाइस, दिस इज रघुया। लास्ट टाइम हम लोग ने प्रोसीजर फॉर वेइंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट पार्ट 2 पढ़ा था। आज हम लोग पार्ट 3 सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 के अंदर हमने ये देखा था कि वेइंग एंड बैलेंसिंग के लिए, एयरक्राफ्ट के वेइंग एंड बैलेंसिंग के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, उस सब के बारे में पढ़ा था। एंड स्पेशली वेइंग इक्विपमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, वो सब देखे थे। मैकेनिकल कितने टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कितने टाइप के होते हैं, ये सब देखा था। सिमिलरली हमने ये भी देखा था कि बैलेंसिंग के लिए स्पिरिट लेवल कैसे यूज़ करते हैं, प्लम बॉब कैसे यूज़ करते हैं, वो सब के बारे में पढ़ा था। तो आज उसी का ही हम लोग सेकेंड या थर्ड सेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज के थर्ड सेशन में हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि एयरक्राफ्ट विंग करने से पहले प्रिपरेशन क्या करते हैं। ग्राउंड वर्क तैयार करना पड़ता है। इन ऑर्डर टू डू समथिंग, इफ इट ऑल यू वांट टू डू प्रोसीड विद समथिंग, यू नीड टू डू प्रिपरेशन फॉर इट। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ने वाले हो तो किताब लाना पड़ता है। सिमिलरली यू नीड टू टेक पेन पेंसिल अलॉन्ग विथ यू इन ऑर्डर टू मार्क। तो अलग अलग प्रोसीजर्स हम लोग अपनाते हैं। तो एक कुछ भी करने के लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो सिमिलरली इन ऑर्डर टू डू वेइंग करने के लिए आपको कुछ पार्ट प्रिपरेशन करना पड़ता है। प्रायर टू स्टार्टिंग दिस प्रोसेस यू नीड टू डू सम ग्राउंड वर्क। व्हाट आर दोज ग्राउंड वर्क? तो सबसे पहले आप नेसेसरी इक्विपमेंट्स को आप एक्यूमुलेट करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वेइंग करते जा रहे हो, सर्टेन इक्विपमेंट गायब हो गया, राइट। तो बीच में प्रोसीजर के बीच में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो एवरी equipment necessary for weighing an aircraft should be with you. For example, you may need to have a scales, एक होस्टिंग इक्विपमेंट, दैट इज जैक हो सकता है। आपको लेवलिंग इक्विपमेंट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। आपको मैंने बताया था कि लेवलिंग इक्विपमेंट कितने टाइप के होते हैं। तो लेवलिंग इक्विपमेंट्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। चोक हो गया, इवन ब्लॉक्स हो गए, इवन सैंड बैग्स हो गए, वो सब भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। स्ट्रेट एजेस होना चाहिए आपके पास, स्पिरिट लेवल होना चाहिए, प्लम बॉब्स होना चाहिए, चॉक लाइन होना चाहिए, मेजरिंग टेप होना चाहिए। ये सब जो है आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। एट द सेम टाइम आपके पास वेट एंड बैलेंस कंप्यूटेशन जो फॉर्म जो रहता है, जहाँ पे आपको ये वेट एंड बैलेंस रिपोर्ट के बारे में मैंने बात किया था। टाइप सर्टिफिकेट, डेटा शीट हो गया, ये सब आपको जहाँ पे पूरा डेटा है प्रायर टू, ये पुराना डेटा जो एयरक्राफ्ट का विंग, अपना आर्म कितना है, मूवमेंट कितना है, अलग अलग कंपोनेंट्स का एयरक्राफ्ट का, वो सब डेटा जो है आपके सर्टेन वेरियस मैनुअल्स में रहते हैं। वो मैनुअल्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार शुरू हो गया एंड मुझे आर्म नहीं पता, मूवमेंट नहीं पता एंड ऑल। यू शुड बी हैविंग ऑल दोज डेटा अलॉन्ग विथ यू। आप जो है जब प्रिपरेशन करते हो, सी टू इट दैट आप विंग जो है बेस्ट के सिनेरियो में किधर करोगे, आप विंग आप हैंगर के अंदर ही करोगे, इंटीरियर एरिया में ही करोगे जहाँ पे तेज़ हवा नहीं है। बेस्ट एरिया इज़ यू नीड टू वे द एयरक्राफ्ट विद इन हैंगर प्रेमाइसिस। वो हैंगर में वेइंग करोगे तो अच्छा है, बिकॉज उधर जो मॉइस्चर कंटेंट कम रहता है, विंड ज़्यादा होता नहीं है, तो इट इज़ द बेस्ट पॉसिबल एरिया। बट इफ़ एट ऑल आपके पास ऐसा सिचुएशन आया है कि यू कैन नॉट वे द एयरक्राफ्ट विद इन द हैंगर प्रेमाइसिस, वैसे सिचुएशन में सी टू इट दैट कि वेइंग करते समय आपका जो एनवायरनमेंट है उधर एयरक्राफ्ट के आसपास, जो एनवायरनमेंट है वो ऑलमोस्ट लाइक ह्यूमिडलेस होना चाहिए, ह्यूमिडिटी कम होना चाहिए, मॉइस्चर कम होना चाहिए। एट द सेम टाइम विंड, तेज़ हवा जो है नहीं होना चाहिए। तो ये तुम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। वाई? बिकॉज इट में इफेक्ट आर ओवरऑल रीडिंग ऑफ द वेट का जो रीडिंग में इफेक्ट करता है। तेज़ हवा की वजह से लिफ्ट अचानक से क्रिएट हो सकता है उधर एयरक्राफ्ट के ऊपर, विच में रिड्यूस द वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट। सिमिलर मॉइस्चर जो है एयरक्राफ्ट का आसपास मॉइस्चर है तो ओवरऑल वेट इंक्रीज होता है उसकी वजह से। तो अपने आप में ये एक डिफेक्टिव वेइंग करोगे आप, अगर आप ऐसे सिचुएशन में वेइंग करोगे। तो बेस्ट के सिनेरियो में आप क्या कब वेइंग करोगे? जब आपका एयरक्राफ्ट जो है एक ये मॉइस्चर फ्री, विंड फ्री एनवायरनमेंट में रखा गया है। तो यू विल गेट इट विद इन द हैंगर प्रेमाइसिस। सो डू इट विद इन द हैंगर प्रेमाइसिस। इफ नॉट पॉसिबल
do it in open space, but see to it that there is no moisture or wind over there. Here we are trying to determine the empty weight of the aircraft. So when we consider fuel system, पार्ट प्रिपरेशन के वक्त फ्यूल सिस्टम के अंदर कैसे फ्यूल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो व्हेन वी कंसिडर एम्प्टी वेट, तो आपको पता होगा कि मैंने बात भी किया था प्रायर वीडियोस के अंदर, हमने बात भी किया था कि एम्प्टी वेट के अंदर जो है रेसिडुअल फ्यूल को कंसीडर किया जाता है, होल फ्यूल को कंसीडर नहीं करते. तो सी टू इट दैट कि आपका एयरक्राफ्ट के अंदर जो है दो कंडीशन में आप वेइंग कर सकते हैं. आप पूरा फ्यूल को निकाल दो, except for that residual fuel. Obviously you cannot remove the residual fuel, even if at all you want to, you cannot remove it. Remove the whole fuel which you can. रेसिडुअल फ्यूल को रख के आप पूरा फ्यूल को निकाल सकते हो, एक हो गया. एंड उसके बाद आपके पास रेसिडुअल फ्यूल होते वक्त का एयरक्राफ्ट का आर्म क्या है, मूवमेंट क्या है, फ्यूल टैंक का स्पेशल फ्यूल टैंक का आर्म क्या है, मूवमेंट क्या है, वो सब पता करना पड़ेगा आपको. With the help of type certificate data sheet or aircraft specification, you can see both the manuals and either of the manual, and determine the whole weight and movement, whole weight, movement and arm. ये सब पता करोगे आप, ये आपका एक काम होगा. ऐसे केस में डायरेक्ट आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपको एयरक्राफ्ट का वेट डायरेक्ट पता कर सकते हो. और एक कंडीशन ये है कि जब आप वेइंग करते हो, ऐसे आपको सिचुएशन आ सकता है कि आप फुल कैपेसिटी में आप एयरक्राफ्ट के अंदर फ्यूल पूरा भर दिया. याद रखना फुल कैपेसिटी में भी कब कितना रखना है, जितना एयरक्राफ्ट के मैनुअल से रिकमेंड किया है. ऐसा नहीं है कि आप फ्यूल टैंक इतना बड़ा है तो ऑलमोस्ट लाइक ओवरफ्लो होते हुए आप फ्यूल को भर दिया. जितना एयरक्राफ्ट के मैनुअल में मैन्युफैक्चर ने रिकमेंड किया है उतना फ्यूल भरना है. उतना भरने के बाद फुल कैपेसिटी में अपने फ्यूल भर दिया. एंड ऐसे सिचुएशन में आप एयरक्राफ्ट को वेइंग कर रहे हो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आप एम्प्टी वेट पता कर रहे हैं, इसीलिए आप वैसे केस में आप यूज़फुल फ्यूल को यू नो व्हाट इज़ यूज़फुल फ्यूल. एंड यूज़फुल फ्यूल का जिक्र जो है आपको कितना होता है वो भी आपको टाइप सर्टिफिकेट डेटा शीट में मिल जाएगा. तो रेफर टाइप सर्टिफिकेट डेटा शीट एंड यू नीड टू कैलकुलेट कि यूज़फुल वेट कितना है एंड सब्ट्रैक्ट इट and you will get the empty weight of the aircraft. तो this is how you can do it. आप फुल में या तो आप फ्यूल को पूरा निकाल के एयरक्राफ्ट को वेइंग करो, या फ्यूल को पूरा फुल कैपेसिटी में रख के आप एयरक्राफ्ट को वेइंग करो. लेकिन ऐसा मत करना कि आधा अधूरा फ्यूल भर दिया एंड एयरक्राफ्ट को वेइंग कर रहे हो, बिकॉज पार्शियली आप फिल करते हो तो आप एयरक्राफ्ट का, बिकॉज यूजफुल फ्यूल का वेट जो है आपको पहले से पता है, इसलिए आप कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं. यू कैन कैलकुलेट इट. आप एम्प्टी वेट कैलकुलेट कर सकते हो बाय सब्ट्रैक्टिंग द यूजफुल फ्यूल. बट पार्शियली फिल करते हो तो उसका कितना भी हो सकता है, वो सब्ट्रैक्ट क्या करोगे आप. सो आप इतना ध्यान देना कि आप पार्शियली फिल करके आप यू डोंट नो द आपका उसका मूवमेंट क्या है पता नहीं है, आर्म क्या है पता नहीं है, वेट शायद पता चल जाए, लेकिन ये सब आपको पता नहीं होता. तो सी टू इट दैट वेन एवर यू आर कैलकुलेटिंग दिस एम्प्टी वेट, सी टू इट दैट इट इज द फुल और एम्प्टी. पार्शियली फुल करके वेइंग करने का कुछ फ़ायदा नहीं है, तो यू शुड अवॉइड इट. नेक्स्ट कम्स द ऑयल सिस्टम. सिंस 1978 हम लोग फुल ऑयल कैपेसिटी को इंक्लूड करते हैं. एम्प्टी वेट के अंदर फुल इंजन ऑयल को कंसीडर करते हैं. सब इंजन ऑयल का जो टैंक रहता है फुल कैपेसिटी में, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं एम्प्टी वेट कैलकुलेट करने के लिए. तो इसका वैल्यू जो है आपको टाइप सर्टिफिकेट डेटा शीट में, एयरक्राफ्ट स्पेसिफिकेशन में आपको मिल जाएगा, कितना सटन है, कितना उसका कैपेसिटी एंड ऑल. तो ये पता कर सकते हो एंड यू कैन वे द एयरक्राफ्ट. कुछ अगर आपका एयरक्राफ्ट पुराने ज़माने का है, इन दैट केस आपको रेसिडुअल ऑयल भी मिल जाएगा, जहाँ पे आप रेसिडुअल ऑयल कैपेसिटी कितना वो भी टाइप सर्टिफिकेट डेटा शीट में मिल जाएगा. कंडीशन अप्लाइड वो 1978 के पहले का एम्प्टी वेट की बात कर रहे हैं. तो आप वैसे केस में इंजन ऑयल को पूरा ड्रेन करोगे. ड्रेन करने के बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका
रेसिडुअल वेट कितना है विद द हेल्प ऑफ टाइप सर्टिफाइड डेटा शीट एंड ऑल. इफ इट और यू डोंट नो, यू कैन इवन कैलकुलेट इट विद द हेल्प ऑफ द डेंसिटी एंड ऑल. तो आप पता कर सकते हैं. अगर पूछोगे कि बाकी फ्लूइड्स को के साथ क्या करना है, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है सिर्फ फ्यूल और ऑयल अपने एयरक्राफ्ट में रहते हैं. दोज फ्लूइड्स आर सेड टू बी अ मिसलेनियस फ्लूइड. बाकी सब फ्लूइड्स को मिसलेनियस फ्लूइड बोला गया है. तो विच इंक्लूड्स हाइड्रोलिक रिजर्वायर हो गया, सिमिलर ड्रिंकिंग वाटर होता है, वॉशिंग वाटर रिजर्वायर होता है, लेबोरेटरी में जो टैंक्स में जो वाटर रहता है वो एक हो गया. सिमिलरली हमारे पास कांस्टेंट स्पीड ड्राइव ऑयल टैंक्स रहते हैं, ये सब होते हैं. तो इन सब के साथ ये सब भी फ्लूइड है, ये सब भी फ्लूइड है. इनके साथ क्या करना है, अनलेस अदरवाइज एनीथिंग सेड बाय द मैन्युफैक्चरर. मैन्युफैक्चरर ने कुछ और नहीं बोला है तो मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शंस को आप परफेक्टली 100% फॉलो करना है. उसके उन्होंने कुछ और बोला है एंड आप कुछ और करोगे तो आपका लाइसेंस चला जाएगा. तो सी टू इट दैट कि आप मैन्युफैक्चरर ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है वही फॉलो करें. तो अनलेस अदरवाइज नोटेड इन एयरक्राफ्ट स्पेसिफिकेशन यू नीड टू फॉलो द मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन. तो मैं आप और क्या क्या करोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैन्युफैक्चरर ने कुछ बोला नहीं है तो एंड ऑल, वैसे केस में आप आग बंद करके हाइड्रोलिक रिजर्वायर सिस्टम को फुल रखना है, हाइड्रोलिक ऑयल को निकालना नहीं है. सेकंड कंडीशन, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर को पूरा ड्रेन कर दोगे आप. वॉशिंग वाटर रिजर्वायर, जो वॉशिंग के लिए आप जो पानी यूज़ करते हैं उसे भी आप ड्रेन कर दोगे आप. लेबोरेटरी के अंदर जो पानी है उसे भी ड्रेन कर दोगे आप. कांस्टेंट स्पीड ड्राइव ऑयल टैंक्स के अंदर जो ऑयल है उसको आप कांस्टेंट फुल करके रखना है. तो ये तुम लोगों को थोड़ा सा याद रखना है. नेक्स्ट कम्स द फ्लाइट कंट्रोल्स. फ्लाइट कंट्रोल्स का पोजीशन जो इम्पोर्टेंट है. वेन एवर यू आर वेइंग एन एयरक्राफ्ट, पोजीशन ऑफ फ्लाइट कंट्रोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल स्पॉयलर्स हो गया, स्लैट्स हो गया, फ्लैप्स हो गए, इवन हेलीकॉप्टर रोटर सिस्टम जो रहता है वो सब उनका पोजीशन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं आप कोई भी पोजीशन में रख दोगे एंड ऑल. कौन से पोजीशन में होना चाहिए उसका जिक्र जो है आपको मैन्युफैक्चरर के मैनुअल जो रहता है, मैन्युफैक्चरर मैनुअल देता है उसके अंदर दिया जाता है. एंड यू नीड टू रेफर इट एंड you need to put all the flight controls in that position only. याद रखना वही पोजीशन में रखना है. ये इसके अलावा कुछ और रखोगे आपका रीडिंग गलत आएगा. नेक्स्ट कम्स द अदर कंसिडरेशन. तो बाकी सब कंसिडरेशंस क्या करोगे, जो कंपोनेंट्स आपके सर्टिफाइड एम्प्टी वेट के अंदर है वो सारे कंपोनेंट जो है हम लोग चेक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे वो सारे कंपोनेंट जो है इंस्टॉल्ड है कि नहीं. अगर कोई कंपोनेंट अनइंस्टॉल्ड है, उसको कोई कंपोनेंट गायब है, तो यू नीड टू इंस्टॉल इट एंड देन यू टू गो फॉर द वेइंग प्रोसीजर. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका सर्टिफाइड एम्प्टी वेट के अंदर सर्टेन कंपोनेंट है एंड आपने वो कंपोनेंट को निकाल दिया, वेइंग कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उसका रॉन्ग रीडिंग आएगा. तो व्हेनेवर यू टेक एम्प्टी वेट का वेइंग करना चाहते हो, सर्टिफाई आपका एयरक्राफ्ट का सर्टिफिकेट ये सर्टिफाइड एम्प्टी वेट तो होगा उसका. आपके मैनुअल के अंदर जो एम्प्टी वेट क्या है वो बता हुआ रहता है. तो वो एम्प्टी वेट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट को कंसीडर किया गया है वो भी लिखा हुआ रहेगा. तो सी टू इट दैट ईच एंड एवरी कंपोनेंट मेंशन इन योर एम्प्टी वेट, सर्टिफिकेटेड एम्प्टी वेट इज़ देयर एंड इट इज़ इंस्टॉल्ड. एंड एट द सेम टाइम सी टू इट दैट जो कंपोनेंट्स नहीं दिया गया है उसको आप रिमूव भी कर रहे हो. जहाँ जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो कंपोनेंट्स को रिमूव कर रहे हो, जो इम्पोर्टेंट है उसको रख रहे हो. आप बैगेज कंपार्टमेंट को चेक कीजिएगा, वो एम्प्टी होना चाहिए. ऐसा नहीं हो कार्गो कैरी कर रहा है वो, राइट. वो कोई आपका जो पाना है या कुछ भी हो सकता है. सी टू इट दैट इट इज़ एम्प्टी. तो बैगेज कंपार्टमेंट शुड बी एम्प्टी. एट द सेम टाइम रिप्लेस ऑल द रिप्लेसेबल कंपोनेंट, जैसे हमारा इंस्पेक्शन प्लेट्स हो गए, इवन हमारा ऑयल एंड फ्यूल टैंक के कैप्स हो गए, इवन ये जंक्शन बॉक्स कवर हो गया, काउलिंग हो गया, डोर्स हो गए, इमरजेंसी एग्जिट्स हो गए,
ये सब को आप रिप्लेस करोगे, नए कंपोनेंट्स के साथ रिप्लेस करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ केस में रिमूव भी करना पड़ सकता। तो आप ये सब याद रखना कि ये सब पार्ट्स को आप रिप्लेस करोगे। डोर्स, विंडोज़ और स्लाइडिंग कैनोपी जो है नॉर्मल फ्लाइट पोजीशन में होना चाहिए। जो फ्लाइट क्रूज पोजीशन में जैसे पोजीशन में होता है, दैट इज़ क्लोज्ड। डोर्स क्लोज होना चाहिए, विंडोज़ भी ऑब्वियसली क्लोज होता है। इवन आपका कैनोपी, स्लाइडिंग कैनोपीज जो होते हैं वो भी क्लोज होना चाहिए। तो नॉर्मल फ्लाइट कंडीशन में जैसे ना फ्लाइट पोजीशन में कैसा होना चाहिए, वही पोजीशन में आपके सारे डोर्स, विंडोज़ एंड स्लाइडिंग कैनोपीज रहेंगे। रिमूव ऑल डर्ट, ऑयल, ग्रीस एंड मॉइस्चर विद इन द एयरक्राफ्ट। ऐसा नहीं है कि आप एक्स्ट्रा वेट को वेइंग कर रहे हैं। जितना मैं गारंटी देता हूँ कि आप एयरक्राफ्ट के अंदर जो 100% डर्ट, ऑयल, ग्रीस, मॉइस्चर जो है नहीं रिमूव कर सकते। इसलिए समय के साथ जो है एयरक्राफ्ट का वेट बढ़ता है। लेकिन जितना आप रिमूव कर सकते हैं, आप रिमूव करने की जिम्मेदारी आपकी है। रिमूव एक्सेसिव डर्ट, ऑयल, ग्रीस, मॉइस्चर एंड ऑल। तो ये तुम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि जब भी आप एयरक्राफ्ट को वेइंग करते हो, या तो आप जैक पॉइंट्स के ऊपर आप वेइंग कर सकते हो, या स्केल्स, अलग अलग स्केल्स यूज़ कर सकते हैं वेइंग करने के लिए। स्केल के ऊपर भी आप जैक लगा के एयरक्राफ्ट को अलग से वेइंग कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आप एयरक्राफ्ट को जो वेइंग कर रहे हो वो आप जैक्स के ऊपर अपने प्लेटफॉर्म विंग स्केल यूज़ किया, उसके ऊपर जैक रखा और उसके ऊपर एयरक्राफ्ट विंग कर रहे हैं, वैसे केस में सी टू इट दैट आपका एयरक्राफ्ट जो है गिरे ना, सही पोजीशन में सही तरीके से आप उसको प्लेस करोगे। जैक पॉइंट्स को ठीक से आइडेंटिफाई कीजिएगा, वही जगह पे एयरक्राफ्ट को वेइंग करें। तो ये तुम लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। अगर कोई और जगह में वेइंग करोगे, पहली बात वो डेंस फॉर्म होंगे, क्या कराइए, वरना पंचर हो सकता है वो सर्टन एरिया। एट द सेम टाइम गिरने का चांस भी है। तो उसको आप ध्यान रखें कि प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉलिंग और रोलिंग ऑफ। एयरक्राफ्ट का डैमेज होगा, अलग अलग इक्विपमेंट्स डैमेज होंगे, करोड़ों का नुकसान होगा। सो अवॉइड इट। नेक्स्ट आता है, अगर आप एयरक्राफ्ट को जो स्केल के ऊपर ही वेइंग कर रहे हो, एयरक्राफ्ट के ऊपर ब्रेक्स मत मारिएगा। इफ़ इट ऑल यू आर वेइंग द एयरक्राफ्ट एंड पुटिंग द टायर ऑन द एयरक्राफ्ट इटसेल्फ, एयरक्राफ्ट के ऊपर ही अपने पूरा जो ट्राईसाइकिल टाइप का एयरक्राफ्ट है, तो अपने पूरा टायर जो अपने एयरक्राफ्ट के प्लेटफॉर्म ये विंग स्केल के ऊपर रख दिया टायर को, तो वह एयरक्राफ्ट में ब्रेक्स मत मारिएगा। अगर ब्रेक्स मारोगे तो आपका पॉसिबिलिटी है कि रीडिंग गलत आएगी, इनकरेक्ट रीडिंग आएगा। वाई? बिकॉज लोड जो है शिफ्ट होता है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है शिफ्ट होगा, तो ऑब्वियसली रॉन्ग रीडिंग आने का चांस है। तो पॉसिबल जो है आप एयरक्राफ्ट के लैंडिंग गियर में ब्रेक्स मत मारिएगा व्हेन एवर यू आर वेइंग द एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट मूव होगा, तुम लोग पूछ सकते हो, एयरक्राफ्ट मूव होगा तो चोक्स किस लिए? उसके बाद टायर वेट्स को आप माइनस कर सकते हो ना। इफ़ एट ऑल आप जैक स्केल के ऊपर रख सकते हो तो चोक्स को भी लगा सकते हो ना। तो चोक्स का वेट एंड बाद में आप इवन जैक का वेट को रिमूव कर सकते हैं। बट आप वेन एवर यू आर वेइंग द एयरक्राफ्ट आप ब्रेक्स मत मारिएगा। वाई? बिकॉज आपका रीडिंग गलत आएगा, राइट? It becomes more complicated. In order to make it less complicated, you can use a choke instead of brakes and all. तो ये तुम लोगों को थोड़ा याद रखना है। और एक चीज़ तुम लोग को याद रखनी है, कौन सा? लेवलिंग का। लेवलिंग व्हेन आई से लेवलिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट बैलेंसिंग द एयरक्राफ्ट व्हाइल वेइंग द एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट को वेइंग करते हुए एयरक्राफ्ट को बैलेंस भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक टायर जो बहुत वेट ज़्यादा है दूसरे टायर में कुछ वेट ही नहीं गिर रहा। तो the aircraft should be leveled, it should be in a level condition whenever you are weighing the aircraft। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास अलग अलग, मैं टूल्स के बारे में बात तो किया ही था, दैट इज़ प्लम बॉब हो गया, इवन स्पेशली स्पिरिट लेवल हो गया। तो वो सब लेवलिंग करने के लिए आपको एयरक्राफ्ट के ऊपर जो सर्टन जगह में ही आप लेवलिंग चेक कर सकते हो एयरक्राफ्ट के ऊपर, एंड दोज पॉइंट्स आर नथिंग बट लेवलिंग पॉइंट्स। एंड उसका दूसरा नाम लग्स है, LUG लग्स। आप लेवलिंग पॉइंट बोल सकते हो, लग्स भी बोल सकते हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है आप लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ही चेक किया जाता है मोस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट के अंदर। लेकिन
ऐसे भी कई एयरक्राफ्ट है जहाँ पे लैटरल लेवल भी चेक किया जाता है, लॉन्जिट्यूडनल लेवल भी, ऑलमोस्ट सारे एयरक्राफ्ट में लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस में चेक किया जाता है, बट एट द सेम टाइम कुछ एयरक्राफ्ट हैं जहाँ पे आप लैटरल एज वेल लॉन्जिट्यूडनल चेक करना पड़ता है। सारे एयरक्राफ्ट में लॉन्जिट्यूडनल है, लेकिन कुछ एयरक्राफ्ट में लैटरल भी चेक किया जाता है। जैसे हम लोग हेलीकॉप्टर्स हो गया, उस केस में जो है आप लैटरल एज वेल लॉन्जिट्यूडनल आपको चेक करना पड़ता है, लेवलिंग, उसका लेवलिंग ठीक से है क्या नहीं। सिमिलरली हैवी एयरक्राफ्ट में भी आप लैटरल एज वेल लेवलिंग, आप ये लैटरल एज वेल लॉन्जिट्यूडनल दोनों आप चेक करोगे। लेकिन स्मॉलर एयरक्राफ्ट के केस में जो है उतना ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले नहीं करता लैटरल लेवलिंग। स्मॉलर एयरक्राफ्ट में लैटरल लेवल डजंट प्ले एनी क्रिटिकल रोल, but yet it is done, but it is not that important as that is it is in heavy aircraft. heavy aircraft में बहुत ज़्यादा important रोल प्ले करता है lateral leveling भी। हेलीकॉप्टर में ऑब्वियसली रोल प्ले करेगा lateral as well as longitudinal। सो तुम लोग को ये भी याद रखना है, एंड और याद रखना कि आप एक्यूरेसी इन लेवलिंग ऑल एयरक्राफ्ट लॉन्जिट्यूडनल कैन नॉट बी ओवर एम्फेसाइज्ड, ठीक है। नेक्स्ट कम्स दी वेट पॉइंट, वेइंग पॉइंट्स। जब मैं बोलता हूँ वेइंग पॉइंट्स, आप इतना याद रखना कि आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉइंट्स अबाउट विच एयरक्राफ्ट इज़ वेड। टिपिकली जो है, अगर एयरक्राफ्ट आपका ट्राईसाइकिल टाइप है तो टिपिकली लैंडिंग गियर्स के ऊपर ही हम लोग वेइंग करते हैं। लैंडिंग गियर्स के ऊपर आप तीनों लैंडिंग गियर्स को आप अलग अलग स्केल में रखोगे। तो इस केस में जो है लैंडिंग गियर का जो सेंट्रल एक्सिल का एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस जो है लैंडिंग गियर का, वही आपका गियरिंग ये वेइंग पॉइंट कहलाया जाएगा। दोज पॉइंट्स कैन बी कंसिडर एज अ वेइंग पॉइंट। तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो रहेगा वो एक उसका वेइंग पॉइंट कहलाया जाएगा। तो तीनों लैंडिंग गियर का बना सकते हैं। तो ट्राईसाइकिल के टाइप में ऐसे हम लोग पता करते हैं, स्पेशली फ्लोर स्केल है तो इसको हम लोग, अगर आप फ्लोर स्केल यूज़ कर रहे हो तो ऐसे हम लोग पता करते हैं। अगर आप एयरक्राफ्ट को वेइंग करने वाले जैक्स के ऊपर, एयरक्राफ्ट को जैक करके आप वेइंग करने वाले, तो जैक सेंटर आपको उसका जैकिंग करने एक पर्टिकुलर स्पॉट में आप जैकिंग कर सकते हैं, सर्टन पॉइंट में आप जैकिंग कर सकते हैं। तो उसका सेंट्रल लाइन जो रहता है, सेंट्रल एक्सिस जो रहता है, वो आपका जैक पॉइंट जहाँ पे आप जैक पैड्स को लगाते हो, वो उसका सेंट्रल पॉइंट जो है आपका वेइंग पॉइंट कहलाया जाएगा। तो ये तुम लोग को याद रखना है। एंड याद रखना कि जहाँ जो पॉइंट में आप वेइंग कर रहे हो, जो पॉइंट में आप वेइंग कर रहे हैं, उसका आर्म हमेशा आपको पता होना चाहिए। यू नीड टू नो द आर्म ऑफ द वेइंग पॉइंट। अगर आपको पता नहीं है, इफ़ एट ऑल यू डोंट नो द वेइंग पॉइंट, वैसे केस में आप क्या करोगे, यू नीड टू कैलकुलेट इट, यू नीड टू मेजर इट। एंड हाउ आर यू गोइंग टू मेजर इट? यू कैन मेजर इट विद द हेल्प ऑफ द प्लम बॉब। आई हैव टोल्ड यू हाउ टू मेजर इट। तो आप क्या करोगे, यू नो द वेयर द डेटम लाइन इज। डेटम लाइन आपको किधर आपको पता है, यू विल फाइंड विद इन दी आपका मैनुअल में मिल जाएगा। आपको सेंट्रल एक्सिस ऑफ द लैंडिंग गियर आपको पता है, उधर से एक प्लम बॉब कर देना, मेक इट टच द ग्राउंड, मार्क इट विद द चॉक, जो पॉइंट में उसने टच किया है। एंड लॉन्जिट्यूडनल डिस्टेंस जो है आप उधर मेंशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच में पता कीजिए, यू विल गेट द आर्म। तो इट इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यू कैन सी दिस डायग्राम। इस केस में आप देखोगे देयर इज़ अ मार्किंग ओवर हियर, देयर इज़ अ मार्किंग ओवर हियर, and there was a landing gear just before. There was a datum line over here, there is a landing gear, there was a landing gear over here, and they have measured it. And with the help of this measurement you can calculate कि आपका नोज लैंड आपका कितना है एयरक्राफ्ट, आपका आर्म कितना है आपका लैंडिंग गियर का एंड ऑल। तो दैट्स हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। हियर कम्स द एंड ऑफ द टॉपिक। कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा।